हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति के फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों आपको प्रोवाइड करा चुके थे। आई होप कि आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाके बच्चों देख सकते हैं। ठीक है, देख जरूर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को करने से पहले, बिकॉज कि वो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं इस एक्सरसाइज के, वो सभी फॉर्मूले उसी वीडियो में हैं। जब तक आप इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले याद नहीं करेंगे आपको सवाल हो सकता है कम समझ में आए। ठीक है, तो सभी फॉर्मूलों की मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है आपको। इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले मेन है इस चैप्टर में, बिकॉज ये जो एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन बच्चों फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी या प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आज बच्चों हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ये इस चैप्टर की सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आप जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, और मेन एक और बात है आपके छोटे भाई बहनों के लिए, या आपके रिलेशन या आस पड़ोस में रहते हैं उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि हम जल्द ही, अभी टाइम थोड़ा फिक्स नहीं किया है मैंने, बट मैं जल्द ही क्लास 12 का स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं क्लास 12 का मैथ का दोबारा से बच्चों सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो भी बच्चे आपके नियरेस्ट या आसपास में रहते हैं या आप उन्हें जानते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको ये आप इंफॉर्मेशन आपको ये पहुंचानी है। हम 11th से जो बच्चे इस साल 12th में आए हैं या आएंगे उनके लिए नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेशल मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। और इस मैथ की जो तैयारी है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी कि अगर आपने हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया तो फिर आप मैथ की टेंशन छोड़ के बाकी अदर सब्जेक्ट पे फोकस करिए। मैथ की टेंशन आपकी, वो फिर हमारी टेंशन हो जाएगी और हमको उसको बहुत टाइम से पहले और बहुत अच्छे से एकदम कायदे के साथ बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और फिर हम आपको उसमें जो है प्रैक्टिस सेट्स भी देंगे, हाथ से लिखे हुए पूरे मैथ्स के चैप्टर वाइज फॉर्मूला की कॉपी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, खुद अपने हाथों से, खुद मैं उसको तैयार करूंगा। और हाथ से हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको हम मैथ्स के उसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, इस साल हमने सिलेबस काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रही है। हमारा जो है स्टार्ट करने में थोड़ा लेट रहे थे, जुलाई के बाद ही हमने स्टार्ट किया है, तो उस हिसाब से फिर भी हमने काफ़ी खींच लिया है। लेकिन अब हम टाइम से पहले सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और टाइम से बहुत पहले नहीं, बहुत पहले समाप्त करेंगे, अनशॉर्ट पेपर कराएंगे, सब कुछ कराने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए अब 12th में आ रहे हैं वो 8279441378, ठीक है, इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम क्लास 12th का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से होगा, और क्लास 10th का भी। ठीक है बच्चों, तो जो आपके छोटे भाई बहन 9th में है उन्हें 10th में आने वाले तो उन्हें भी बता दीजिएगा। पूरी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर दी जाएंगी मैथ की। ठीक है, सब कुछ इतना बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा कि आपको मैथ की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं रहेगी। आपकी टेंशन हमारी टेंशन बन जाएगी और हम उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी है, अगर आपकी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर पहुंचाइएगा। आप लोगों को हमने सिलेबस पूरा कराने की पूरी कोशिश की और करा भी रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप अब हमारे लिए इस काम को जरूर करेंगे। जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं या आप स्कूल जाते हैं तो आप वहाँ पर जाके इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ाया एकदम मैसेज आएगा कि ऑफलाइन से भी बेस्ट, ऑफलाइन से कई गुना अच्छा हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज आपकी बचेगी ही नहीं, और फिर भी बचेगी तो हम अलग से एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप हमसे पूछ सकते हैं अपनी जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, उनका हम जरूर आंसर देंगे, क्योंकि इस साल से हम अपना अच्छी तरीके से, एक अच्छे प्लेटफॉर्म तरीके से हम अपना जो है कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी हमने इस बार जो है लेट स्टार्ट किया था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सही तरीके से नहीं कर पाए, बट
इस बार हमारा बहुत अच्छे से होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हमने आपको बहुत कुछ कराया है, तो अब आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारे इस चैनल को ग्रो कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें। ठीक है बच्चों, चाहे वो 10th के हों 11th के हों, सभी को ये बताइएगा। ठीक है, बहुत कम से कम न्यूनतम राशि पर हम आपका जो है कोर्स पूरा कराने वाले हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी बच्चों आपके छोटे भाई बहनों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को, मुहिम को आगे तक बढ़ाएं। बच्चों हम आपकी 11.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आपने फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कोई सवाल कैसा भी परेशान नहीं कर सकता, कोई पॉइंट परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अवलंब की द्विक कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पर बच्चों हमें समतल का समीकरण दे रखा है। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें गिवन है और इसकी समतल के अवलंब के द्विक कोसाइन निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड आउट करने हैं और मूल बिंदु से दूरी जो डी होती है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए 4 क्वेश्चन है, मैं 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। ठीक है प्यारे, चलिए देखिए पहला सवाल क्या है, यह हमें निकालना क्या है, समतल के अवलंब के द्विक कोसाइन, समतल के अभिलंब के द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन। ठीक है बच्चों, ये निकालना एक तो हमें, और अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी यानी डी हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। दिया क्या है बच्चों, दिया है, क्या दिया है, समतल का समीकरण, समतल का समीकरण ये हमें बच्चों दे रखा है। क्या है देखिए, z बराबर 0, ये बच्चों हमें समतल का, सॉरी z बराबर 0 नहीं 2 है, ये हमें समतल का समीकरण दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बस मेरा कहने का मतलब यही है। अगर आपने फॉर्मूले जो मैंने भाषा लिखाई थी वो भाषा सहित याद किए हैं तो फिर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, हर चीज़ बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आने वाली है। देखिए क्या एक्चुअली ये इक्वेशन और जो प्लेन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं फिर आप समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, इसको बच्चों मानक रूप में लिखेंगे 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि x और y इसमें नहीं है तो हमने क्या किया, 0x प्लस 0y और ये z पहले से है बराबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर आप 1 बना लीजिए। अब आप क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना ax प्लस by प्लस cz बराबर d से करने पर, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी बच्चों 0, b की वैल्यू भी 0 एंड जो c की वैल्यू आने वाली है वो आएगी बच्चों 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हमें काम करना है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। ठीक है जरूर। समीकरण 1 में दोनों ओर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 यानी 1 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए पहले, दोनों ओर भाग दे दीजिए। तो देखिए भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भाग देंगे तो 0x अपॉन 1, 0y अपॉन 1, 1z अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। ठीक है, अब देखिए हमने जब समतल सामान्य समीकरण को अवलंब रूप में चेंज किया था तो ये क्या निकल के आया था बच्चों, ये होते थे बच्चों द्विक कोसाइन। क्या होते थे ये, द्विक कोसाइन। ठीक है, अब इसकी हम तुलना कर सकते हैं, इसकी तुलना Lx प्लस My प्लस Nz बराबर d से करने पर, तो यहाँ पे जब हम तुलना करेंगे बच्चों देखिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/1, L की वैल्यू 0/1 यानी ये क्या निकल गया है हमारे द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन। ठीक है,
दुख कोसाइन तो हमसे पूछे थे, दुख कोसाइन आ गए, L की वैल्यू 0/1, ठीक है। ऐसे यहाँ से M की जो वैल्यू आ जाएगी y का गुणांक 0/1 और जो n की वैल्यू आ जाएगी वो z का गुणांक 1/1 यानी 0 और यहाँ पे 1। और मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है बच्चों, d, और d की वैल्यू कितनी है 2/1 यानी 2 मात्रक। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। कोई भी आपको समतल का समीकरण दे रखा है, कंपेयर करके ABC के मान निकालो, दोनों और √a² + b² से भाग दे दो। फिर जो x y z के जो गुणांक होते हैं वही तो होते थे हमारे क्या, द्विक अनुपात Lx प्लस दुख कोसाइन Lx प्लस My प्लस Nz, तो ये Lm यानी तो दुख कोसाइन होते हैं, ठीक है। और बराबर में जो वैल्यू निकल के आती है वो d होती है, मूल बिंदु से उस समतल की दूरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब बच्चों इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हमें एक कंप्लीट फॉर्म में दे रखा है अगला क्वेश्चन जो है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, मैं आपको अगला क्वेश्चन और करा रहा हूं, ठीक है। पहले बी जो है, पहले का बी, x + y + z = 1 है। तो सबसे पहले काम क्या है बच्चों, यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसे बना दो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में √a² + b² + c² यानी √1² + 1² + 1² यानी √3 से दोनों ओर भाग देने पर, भाग दे दीजिए प्यारे। तो देखिए क्या आएगा, x/√3 y/√3 z/√3 बराबर 1/√3। अब इसकी तुलना कर दीजिए। इसकी तुलना किससे करेंगे भाई, Lx + My + Nz बराबर d से करने पर, क्योंकि L, M और N ये क्या होते हैं, द्विक कोसाइन होते हैं। और जो बराबर में वैल्यू होती है वो मूल बिंदु से उस समतल की डिस्टेंस, दूरी होती है, ठीक है। इसकी तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे n2 में 1 होगा, या n2 में 1 होगा, या n2 में 1 होगा। तो x का गुणांक L और यहाँ x का गुणांक हो गया 1/3। तो L की वैल्यू क्या आ गई, तुलना करेंगे तो 1/3। ऐसे ही M की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। ये क्या है बच्चों, ये है आपके द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन जो कि हमसे निकलवाए थे। ये तो द्विक कोसाइन बच्चों। और मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी यानी d बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में क्या आ रहा है 1/√3 मात्रक, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप आगे के 2 क्वेश्चन स्वयं करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये जब आपको एक समतल का समीकरण दे रखा हो तो उस समतल के समीकरण से द्विक कोसाइन कैसे निकालते हैं और मूल बिंदु से उस समतल की दूरी कैसे निकालते हैं, वो उस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बाकी के सी और डी आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे हमें फाइंड आउट कराई है, ठीक है, जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है। यानी यहाँ पर आपका अभी पिछले सवाल में क्या था, मूल बिंदु से दूरी निकलवाई थी, यहाँ मूल बिंदु से दूरी दे रखी है, समतल की मूल बिंदु से दूरी दे रखी है। गिवन क्या है बच्चों, समतल की मूल बिंदु से दूरी d हमें दे रखी है प्यारे, कितनी दे रखी है 7 मात्रक, 7 यूनिट हमें गिवन है। और सदिश हमें दे रखा है, सदिश इतने पर अविलंब है, एक सदिश दे रखा है जिस पर वो समतल जो है अविलंब है। क्या दे रखा है 3i + 5j - 6k, 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप, ये बच्चों हमें सदिश दे रखा है। ये सदिश उस पर क्या है अविलंब है। तो भाई
हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से इतनी दूरी पर है और सदिश इतने पर अविलंब है। तो अविलंब सदिश का समीकरण क्या होता था बच्चों, आपको याद होगा, वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी बोल दो या डी बोल दो, वो चीज हमें होता था बच्चों। ठीक है, अविलंब समतल के अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण क्या होता है बच्चों, वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी लिख सकते हैं आप या डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए किताब में लैंग्वेज क्या लिखी आ रही है वही लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी। आप लैंग्वेज का सहित फॉर्मूला को याद करेंगे तो आप पहचान जाएंगे, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगने वाला है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो समतल के अविलंब का समीकरण होता है वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एन कैप है वो क्या है, वो हम निकालेंगे यहाँ से बच्चों। ये हमें जो दे रखा है ये वेक्टर एन है, क्या है ये 3i प्लस 5j माइनस 6k कैप, ये वेक्टर एन है। तो यहाँ से एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप क्या होता है, एन कैप जो होता है वो होता है इकाई अविलंब सदिश। ठीक है, तो यहाँ से एन कैप निकालने का फॉर्मूला आपने ए कैप निकालना सीखा होगा, एकांक सदिश पिछले चैप्टर में क्या होता था, वेक्टर एन कैप निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर एन अपॉन मॉड वेक्टर एन, यही तो होता है। तो वेक्टर एन कितना है वो हमें दे रखा है 3i प्लस 5j कैप माइनस के 6k कैप अपॉन मॉड वेक्टर एन कैसे निकालेंगे, इसकी मॉड वैल्यू यानी i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और माइनस 6 का वर्ग 36, यानी यहाँ से 3i 5j 6k डिवाइड बाई अंडर रूट में इनको ऐड करिए, 36 और 5 हो गया 41 और 20 हो गया 61 और 9 हो गया 70, तो रूट 70 आपका ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आप चाहें तो इसका अलग अलग भाग भी दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका अलग भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समतल के अविलंब का समीकरण बराबर वेक्टर आर डॉट एन कैप, एन कैप की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे, एन कैप की वैल्यू आ रही है ये टोटल, तो यहाँ पे लगा दीजिए एन कैप की जगह पे 3i कैप 5j कैप 6k कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 70 एंड बराबर डी हमें दे रखा है 7। ठीक है, आप चाहें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर आर डॉट 3i कैप 5j कैप 6k कैप इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 70। ये बच्चों सदिश रूप है किसी समतल का। ठीक है बच्चों, हमसे क्या पूछा था कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से 7 मात्रा तक की दूरी पर है, ये डिस्टेंस दे रखी थी, इसे P या D कह सकते हैं, और सदिश इतने पर अविलंब है। तो किसी सदिश पर अविलंब समतल का समीकरण क्या होता है, वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एन कैप कैसे निकालेंगे, ये जो हमें सदिश दे रखा है इसको आप वेक्टर n मान लेंगे। यहाँ से एन कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर एन अपॉन मॉड वेक्टर एन, इसकी वैल्यू आ गई, बस इसकी वैल्यू यहाँ लगा दो और डी की जगह डी की वैल्यू लगा दो, ये आपका आ गया सदिश समीकरण। और कार्तीय समीकरण पूछेगा तो क्या करेंगे, r की जगह पर हम r की वैल्यू लगाएंगे xi प्लस yj प्लस zk, बस डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा कार्टेशियन फॉर्म होगा प्लेन का। ठीक है, हमसे इसमें जो है सदिश समीकरण पूछा है, कार्तीय पूछा नहीं है तो बता देते वरना हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, इसको लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमसे कहा है कि निम्नलिखित समतलों के कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे सदिश समीकरण दे रखे हैं, समतल के सदिश समीकरण वेक्टर फॉर्म हमें दे रखी है और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हमसे पूछी है प्लेन की, यानी कार्तीय समीकरण पूछा है। तो 3 सवाल है, 2 सवाल मैं कराऊंगा, 1 स्वयं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले ही सवाल ले लेते हैं बच्चों, तीसरे का फर्स्ट। ठीक है, क्या दिया है, सदिश समीकरण दे रखा है, समतल का सदिश समीकरण हमें दिया है बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन प्लेन ऑफ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्या है, वेक्टर आर
आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2 है। और हमसे पूछा क्या है बच्चों, कार्तीय फॉर्म पूछी है, कार्टेशियन फॉर्म पूछी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्तीय समीकरण हमसे पूछा है, कार्तीय समीकरण कितना होगा, क्या होगा मतलब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, जो कि कार्तीय समीकरण में एक्स वाई जेड आते हैं और सदिश समीकरण में आई जे के आते हैं। तो आप समझ जाइए आई जे के आ रहे हैं तो ये वेक्टर फॉर्म है, और कार्तीय फॉर्म निकलवाया इट मींस दैट कि उसमें एक्स वाई जेड आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो और ये कर दो पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो लगाइए बच्चों, आर की जगह क्या लगाने वाले हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है, और डॉट आई कैप जे कैप यहाँ पर के कैप बराबर 2। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करिए। तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणा कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो एक्स का यहाँ पे गुणांक में 1 है तो एक्स, और आई डॉट आई क्या होता है 1। वाई का यहाँ पे गुणांक 1 है तो वाई का 1 में करेंगे वाई, और जे डॉट जे होता है 1। जेड का -1 में माइनस जेड, के डॉट के 1 और बराबर 2। यानी ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2। ये क्या आ गया, कार्तीय समीकरण है, कार्तीय समीकरण। तो किस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में जानते हैं आप वो भी समझ गए। आप आर की जगह पर आर की वैल्यू जो होती है एक्स आई वाई जे जेड के ये लगा दीजिए और डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आप कार्टेशियन फॉर्म में पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत क्लियर तरीके से हो गया। एक सवाल और मैं इसका बताऊंगा सी पार्ट, आप बी पार्ट स्वयं कीजिएगा प्यारे। थर्ड का सी पार्ट, एक्चुअली ये ए पार्ट था ना, ए बोल दो या पहला बोल दो, बात तो एक ही है प्यारे। देखो यहां पर हमें सदिश समीकरण दे रखा है, समतल का सदिश समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है, वेक्टर आर डॉट ब्रैकेट में एस माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप बराबर 15 है। ठीक है, तो यहां पर हमें वही कि सदिश समीकरण दे रखा है, इसका कार्तीय समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और यहाँ लिखिए माना वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। लगाइए बच्चों आर की जगह एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप और डॉट इन ब्रैकेट एस माइनस 2t आई कैप 3 माइनस टी जे कैप 2s प्लस टी के कैप इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखिए बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i का गुणांक x और यहाँ i का गुणांक s माइनस 2t, तो गुणांक का गुणांक के साथ i का i के साथ, तो x का करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा x s माइनस 2t और i डॉट i 1 प्लस y का करेंगे इसमें बच्चों तो y 3 माइनस t और j डॉट j 1 प्लस z का करेंगे इसमें तो z 2s प्लस t और k डॉट के 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसे नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए या फिर यही आपका आंसर है, आप क्या सॉल्व करेंगे इसे, x s माइनस 2t प्लस y 3 माइनस टी प्लस z 2s प्लस टी बराबर 15। ये आपका हो गया कार्तीय फॉर्म। ठीक है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ उसका प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, तो किस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म से प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो ना। आर की वैल्यू लगा देते हैं एक्स आई वाई जे जेड की। ठीक है, और सी पार्ट यानी बी पार्ट आप स्वयं करेंगे। ठीक है, सी पार्ट मैंने करा दिया है, तो समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, किस तरीके से हमें करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठाते हैं प्यारे। अगला जो प्रश्न है बच्चों,
फोर्थ में क्या कहा है, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंबपाद के निर्देशांक बताने हैं। यानी कि यहाँ पर एक हमें समतल का समीकरण दे रखा है और इस समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंबपाद के निर्देशांक जो हैं वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। निकलवा है बच्चों यहाँ पे हमें मूल बिंदु से डाले गए लंबपाद के निर्देशांक, यानी मूल बिंदु से डाले लंबपाद के निर्देशांक। ठीक है प्यारे, ये हमसे यहाँ पे निकलवाया है और दिया क्या है, समतल का समीकरण। समतल का समीकरण यहाँ हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, 2x + 3y + 4z, 2x + 3y + 4z - 12 = 0 है। यानी ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर मूल बिंदु से लंब डाला गया है। उस लंबपाद के निर्देशांक बताने, यानी उस लंब के आधार के निर्देशांक हमें बताने। देखिए कुछ इस तरीके से, ये सपोज ये प्लेन है बच्चों, ठीक है, ये कोई प्लेन है और इस प्लेन पर यहाँ कोई मान लीजिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0,0,0, इससे इस प्लेन पर बच्चों एक लंब डाला गया है और इस लंब पाद के निर्देशांक ये हम मान लेते हैं x, y, z है, ये हमसे निकलवाए हैं बच्चों। ठीक है, इस मूल बिंदु से इस प्लेन पर एक लंब डाला गया है, इसके आधार के निर्देशांक हमसे पूछे हैं, हमने मान लिए वो x, y, z है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप, माना 0,0,0 यानी मूल बिंदु से डाले लंबपाद के निर्देशांक बराबर x, y, z है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इस प्लेन के जो है द्विक कोसाइन निकालेंगे, फिर द्विक कोसाइन निकालेंगे और फिर यहाँ से निकालेंगे द्विक अनुपात। दो बिंदु पता है, द्विक अनुपात निकाल सकते हैं। और बच्चों द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात आपस में समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो वहां पर फिर हम उसको समानुपात में रखेंगे। तो सबसे पहला काम है, इसको हमें कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चों, सवाल थोड़ा लेंथी है और आगे के प्रश्न भी आपको करने हैं, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इससे द्विक कोसाइन निकालो। द्विक कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, √a² + b² से भाग देंगे दोनों ओर। ठीक है, तो यहाँ से इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2, b की वैल्यू आ जाएगी 3, c की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में √a² यानी 2 का स्क्वायर 4, b² यानी 3 का स्क्वायर 9, c² यानी 4 का स्क्वायर 16, √ में 16, 9, 25 और 4 29 से भाग देने पर, दोनों ओर भाग देने पर। ठीक है प्यारे, भाग दे दीजिए आप इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2x अपॉन √29, 3y अपॉन √29, 4z अपॉन √29 और माइनस के 12 अपॉन √29 बराबर 0 अपॉन √29। तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये क्या होते हैं, द्विक कोसाइन, ये तो होते हैं द्विक कोसाइन। तो यहाँ से लिखेंगे द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन, समतल के द्विक कोसाइन निकल के आ गए यहाँ से। ये क्या होता है, l बराबर 2 अपॉन √29, m बराबर 3 अपॉन √29, n बराबर 4 अपॉन √29। तो ये l, m, n की वैल्यू यानी द्विक कोसाइन आ गई। अब बच्चों जब हमें दो बिंदु पता हो तो हम उसके द्विक अनुपात कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको कराया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 0,0,0 व लंबपात के निर्देशांक हमने माने x, y और z के द्विक अनुपात। द्विक अनुपात बच्चों कैसे निकालते हैं, यानी a बराबर x2 - x1, b बराबर y2 - y1, c बराबर z2 - z1। ये हो गया x1, y1, z1 और ये हो गया x2, y2, z2। तो निकालिए
ए बराबर x2 की वैल्यू x और इसकी वैल्यू 0, यानी फाइनली क्या आ गया x। b बराबर y2 की वैल्यू y माइनस 0, यानी y। c बराबर z2 की वैल्यू z माइनस 0 बराबर z आ गया। ठीक है भाई, ये इस तरीके से हमारी तीनों वैल्यू आ गई। अब बच्चों दुख कोसाइन और दुख अनुपात होते हैं समानुपाती। क्या होते हैं? समानुपाती। यहाँ लिखेंगे दुख कोसाइन व दुख अनुपात समानुपातिक होते हैं। तो क्या होगा बच्चों, इन्हें अनुपात में ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर L यानी समानुपातिक होती है, इट मींस दैट कि L अपॉन A M अपॉन B N अपॉन C और बराबर मान लो K। कोई भी हमने ये मान लिया समानुपातिक जो है नियतांक है K है। तो L की वैल्यू क्या है प्यारे, यहाँ से देखिए हमने निकाली है 2/√29। ठीक है, और बटे में A की वैल्यू क्या है X, तो इनटू में X आ जाएगा। M की वैल्यू 3/√29 और B की वैल्यू क्या है Y इज इक्वल टू N की वैल्यू क्या है 4/√29 और C की वैल्यू क्या है बच्चों Z है और बराबर मान लिया K। तो यहाँ से बच्चों K की वैल्यू निकालो, यानी XY Z की वैल्यू निकालो। देखो ये तीनों K के बराबर है, तो एक बार इसको ले लो K के बराबर 2/√29 X बराबर K। तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी, X को भेज दो यहाँ, K को बुला लो यहाँ, ये 2/√29 K। ऐसी Y की वैल्यू निकाल लो प्यारे, यहाँ से ये X की वैल्यू आ गई। ठीक है, Y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको लेंगे K के बराबर, तो 3/√29 Y बराबर K। तो यहाँ से Y को यहाँ भेज दो, K को यहाँ बुला लो, तो Y की वैल्यू आ जाएगी 3/√29 K। Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 0 के बराबर लेंगे, K के बराबर 4/√29 Z बराबर K। तो Z को यहाँ, K को यहाँ, तो K Y की Z की वैल्यू आ जाएगी 4/√29 K। X Y Z की वैल्यू आ गई बच्चों। अब इन X Y और Z के मानों को यहाँ समीकरण 1 में X Y Z की जगह लगा दो और यहाँ से K की वैल्यू निकालो और K की वैल्यू वापस यहाँ लगा देंगे, X Y Z के मान आ जाएंगे और यही हमें निकालने थे पहले। क्लियर ना? तो अब यहाँ रखेंगे, इन्हें फर्स्ट में लगा दो कि X Y Z के मान, यहाँ पर आप लिखिए X Y Z के मान कहाँ, समीकरण 1 में रख दो। तो लगाइए बच्चों 2 और इनटू X की वैल्यू क्या है, ये रही 2/√29 K प्लस 3 इंटू Y की वैल्यू क्या है 3/√29 K प्लस 4 इंटू Z की वैल्यू क्या है 4/√29 K और बराबर में वो माइनस के 12 बराबर 0 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 मान लो, तो एलसीएम आएगा √29 K। इससे ये कट गया, ऊपर 2 दूनी 4, इससे ये कट गया, ऊपर 3 तिया 9, इससे ये कट गया, ऊपर 4 चौक 16 और एक का 29 K में 29 K बार और 12 में करेंगे तो 12 29 अंडर में K बराबर 0। तो ये तो चला गया 0 में, 16 9 25 और 4 29 आ गया भाई। 16 9 कितना हो गया 25 और 4 29 हो गया, 29 माइनस के 12 अंडर K बराबर 0। इसको ले जाओ राइट में, तो 29 बराबर 12 अंडर K का मान निकालो, इसको बटे में भेजो 29/12 अंडर बराबर K। इससे ये कट गया √29 बार, तो यहाँ से जो K की वैल्यू आ गई √29/12 आ गई, √29/12। ठीक है बच्चों, क्योंकि √29 से ये √29 कट गया और √29 से 29 √29 में कट गया और बराबर में बट्टे में क्या है बच्चों, बट्टे में है हमारा 12। तो K की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, K की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है √29/12 आ गई। बस अब ये वैल्यू आपको जो है उठा के कहाँ लगानी है बच्चों, ये जो हमने यहाँ पर X Y Z के मान निकाले थे यहाँ लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपरली तो यहाँ पर लगा देते हैं। चलो इधर आ जाओ, देखिए X बराबर क्या था
2/√29 तो 2/√29 और इंटू के की वैल्यू क्या है √29/12। ठीक है भाई। ये अब ये 12 तो चला जाएगा बच्चों ऊपर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। x बराबर 2/√29 है तो 2/29 और k की वैल्यू क्या लगाई है हमने √29/12 तो ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 12 दूनी 24 और बट्टे √29 आ गया। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालो। y बराबर क्या है प्यारे 3/√29 तो 3/√29 और k की वैल्यू क्या है √29/12 तो 12 3 36 तो y की वैल्यू आ जाएगी 36 बट्टे √29 y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही z की वैल्यू निकाल लो बच्चों। z की वैल्यू यहाँ निकाल लें। z बराबर है हमारा 4/√29 तो z बराबर 4/√29 और k की वैल्यू √29/12 तो 12 जाएगा ऊपर। तो z बराबर 12 चौक 48 बटे √29। तो x y z के मान हमसे पूछे थे और वही तो हमने माने थे। x y z लंबपात के निर्देशांक आ गए, x y और z तीनों की वैल्यू आ गई। यही हमारे लंबपात के निर्देशांक हैं जो कि बच्चों हमसे निकलवाए थे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बच्चों, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप समझ के याद कर रहे हैं तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों। और यही आपका आंसर है। फॉर्मूले आप समझ के याद करें और कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या किया, उस समतल के लंब द्विक कोसाइन निकाले। √a²b²c² से भाग देंगे, lmn आ गए। फिर ये अपने लंबपात निर्देशांक x y z मान लिए, मूल बिंदु से डाले गए। तो यहाँ से द्विक अनुपात निकाल लिए a b और c के मान। ये समानुपातिक होते हैं तो समानुपातिक रख के बराबर k मान लिया, k का मान निकाला, वो सॉरी x y z के मान निकाले और x y z के मान यहाँ समीकरण 1 में लगा दिए। यहाँ से k का मान आ गया और k के मान वापस फिर हमने यहीं लगा दिए, x y z के मान आ गए हमारा आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दें, फिर आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। सवाल बड़ा है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहले जो आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है वहाँ से द्विक कोसाइन निकालने हैं। ठीक है, द्विक कोसाइन निकालने के बाद जो आपने लंबपात के निर्देशांक माने हैं और मूल बिंदु से मिला के द्विक अनुपात निकालने हैं और फिर समानुपात के रख के x y z के मान निकाल के समीकरण 1 में लगाने हैं और वहाँ से k का मान मिलेगा, वापस x y z की वैल्यू लगा दो, वहाँ से x y z के मान आ गए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब इसके बाद बाकी के बच्चों इसमें 3 प्रश्न, 1 प्रश्न मैं और करा देता हूँ, फिर आप खुद कीजिएगा बाकी के क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, 4th का कोई सा पार्ट मुझसे करा लीजिए। चलो मैं B पार्ट ही करा देता हूँ। ठीक है, या C पार्ट करा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। B करा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे हमें समतल का समीकरण दे रखा है। क्या है, x तो बच्चों इसमें है नहीं, यानी 3y + 4z - 6 = 0 है। ठीक है, और मूल बिंदु से डालेंगे लंबपात के निर्देशांक की निकलवाएं। तो सबसे पहले इसको कायदे से लिख लीजिए आप। इसको हम लिख सकते हैं 0x + 3y + 4z - 6 = 0, समीकरण नंबर 1। अब इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। अब समीकरण 1 में √a² यानी 0 का स्क्वायर 0, b² यानी 9, c² यानी 16 से भाग 2 भैया। तो 16 9 25 यानी √25 यानी 5 से भाग दे दो। तो ये हो जाएगा 0/5x 3/5y 4/5z - 6/5 = 0/5। तो यहाँ से द्विक कोसाइन यानी L की वैल्यू ध्यान से समझिएगा। अब ये L की वैल्यू हो जाएगी 0 में 5 से भाग देंगे 0, M की वैल्यू 3 में 5 से भाग देंगे 3/5, N की वैल्यू 4/5 आ गई। ठीक है, ये आ गए क्या द्विक कोसाइन। अब बच्चों ये प्लेन था, सपोज इस प्लेन पर मूल बिंदु 0, 0,
0 से लंब डाला गया था, तो इसके निर्देशांक हमने मान ली x y z। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना लंब पाद के निर्देशांक बराबर x, y, z है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दो कोसाइन निकालो। ये क्या होते हैं? x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है, तो द्विक अनुपात निकालो। यहाँ से द्विक अनुपात क्या होगा? a बराबर x2 माइनस x1, b बराबर होगा y2 माइनस y1, c बराबर होगा z2 माइनस z1। तो a बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 x, b बराबर ऐसे ही y माइनस 0 y, c बराबर z2 माइनस 0 यानी z आ गया। तो a b c के मान आ गए। अब द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात समानुपातिक होते हैं, तो इन्हें अनुपात में रख देंगे, यानी l अपॉन a बराबर m अपॉन b बराबर n अपॉन c बराबर k माना समानुपातिक नियतांक। तो l की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू x, m की वैल्यू 3/5 और b की वैल्यू y, n की वैल्यू 4/5 और c की वैल्यू z बराबर k मान लिया। तो इसको एक बार 0 के बराबर k के बराबर लो, एक बार इसको लो k के बराबर, एक बार इसको लो k के बराबर, और यहाँ से x y z के मान निकालो प्यारे। देखो इसको लेंगे 0 अपॉन x बराबर k, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 k हो जाएगी, 0 अपॉन k। ऐसे इसको लेंगे तो 3 अपॉन 5y बराबर k, तो y को यहाँ k को यहाँ, यानी ये हो जाएगी k की वैल्यू 3 अपॉन y की वैल्यू 3 अपॉन 5k, और z की वैल्यू निकालेंगे तो इसको लेंगे हम एक बार, तो 4 अपॉन 5z बराबर k, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 5k। अब इस x y z के मानों को उठा के लगाने वाले हम यहाँ पे, ये तो कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको? x y z के मान निकाल के यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ लगाएंगे बच्चों। तो 0 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन के, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 5k, 4 इंटू जेड की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन 5k, और माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? एलसीएम आ जाएगा 5k, तो इस के से के कट गया, 5 का ऊपर 0 ही आएगा, 5k से 5k 3 3 9, 5k से 5k 4 4 16, और यहाँ 1 ले लो, तो 1 का 5k में 5k, 5k का 6 करेंगे, 6 पंजे 30k बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया। 16 9 25, तो 25 और 30k को राइट में ले जाएंगे, प्लस के 30k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 25/30, 5 25 5 30, तो k की वैल्यू 5/6 आ गई। अब इस k की वैल्यू को उठा के यहाँ लगा दो, x पे जोड़ के माना आपके आ गए, यही हमसे पूछा था। तो x बराबर 0 अपॉन k, तो 0 की वैल्यू और k की वैल्यू 5/6, यही सॉल्व करेंगे 0 आएगा। y की वैल्यू 3 अपॉन 5 इंटू k, k की वैल्यू कितनी है? 5/6, तो 6 जाएगा ऊपर, 6 3 18 5 25। z बराबर क्या है प्यारे? 4 अपॉन 5k, तो 4 अपॉन 5 इंटू k की वैल्यू कितनी है? 5/6, तो 6 चौक 24/5 25। तो ये आपके x, y और z जो कि हमने माने थे उनकी वैल्यू आ गई, यानी ये द्विक लंबपाद के निर्देशांक आपके आ गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 5 का सेकंड फोर्थ का सेकंड पार्ट भी आपका बच्चों समाप्त हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो सवाल थोड़े लेंथी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर आप आराम से इनको कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें और फॉर्मूले आपको याद हों। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी समतल के लंबपाद के निर्देशांक निकालेंगे। ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में हमें क्या दे रखा है प्यारे? यहाँ हमें दे रखा है एक बिंदु इतने से जाता हो और इतने समतल पर अभिलंब है,
तो उस सदिश एवं कार्तीय समीकरण दोनों निकालने हैं बच्चों। तो एक सवाल मैं कराऊंगा, दूसरा आप स्वयं करेंगे। एक हमें यहाँ पे बिंदु दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है 1, 0, -2 और इतने समतल पर अविलंब है। हमें एक सदिश दे रखा है बच्चों, एक सदिश दिया है, क्या दे रखा है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अविलंब है। तो समतल का कार्तीय और सदिश, समतल का कार्तीय और सदिश बच्चों दोनों समीकरण हमसे पूछे हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, तो आपको अब ये सवाल देखिए कैसे करना है। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो हमें बिंदु दे रखा है, ये तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। शायद अगर मैंने ये फॉर्मूला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने लिखा है नहीं, छूट गया है आपसे मुझसे, तो ये फॉर्मूला आप लिखिएगा। ये होता है बच्चों वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n बराबर 0। वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n बराबर 0 होता है, ठीक है बच्चों। समतल पर अविलंब समीकरण का फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये जो बिंदु है यहाँ से तो वेक्टर a बनेगा, यानी वेक्टर a बराबर बन जाएगा 1i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। इस बिंदु से तो वेक्टर a बनाएंगे और ये जो हमें दे रखा है ये वेक्टर n है प्यारे, i कैप j कैप k कैप। अच्छा ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बाई मिस्टेक मुझसे छूट गया, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है मैंने आपको शायद ये लिखा है नहीं है। तो देखिए यहाँ से पहले सदिश और कार्तीय दोनों निकालें। तो पहले निकालेंगे सदिश समीकरण। ये सदिश समीकरण होता है वेक्टर r माइनस वेक्टर a की वैल्यू i माइनस 0j माइनस 2k एंड डॉट वेक्टर n की वैल्यू i j k कैप बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर r माइनस, ये तो हो गया सदिश समीकरण, इसे आप अब यहीं छोड़ दीजिए, आपका आंसर है। ये तो हो गया सदिश समीकरण। अगर कार्तीय समीकरण पूछे तो क्या करेंगे, कार्तीय समीकरण। तो यहाँ पे वेक्टर r बराबर xi yj zk, वेक्टर r यहाँ पे बच्चों ये ब्रैकेट ना कुछ ऐसे है, ये ऐसे करके ब्रैकेट है ये, ठीक है इतना। तो आप चाहें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस पार्ट का पहले वेक्टर r में करेंगे, तो वेक्टर r और ये i j k कैप माइनस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए i डॉट i 1 0 का करेंगे तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, और -2 का -1 में करेंगे तो +2 हो जाएगा बराबर 0। यानी r i कैप j कैप k कैप माइनस 2 और 1 -3 बराबर 0। ये हो गया आपका सदिश समीकरण, ठीक है। और कार्तीय के लिए बच्चों इस r की जगह मुझे वैल्यू लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले हमने इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, डॉट प्रोडक्ट, तभी तो ये मिला हमें। कार्तीय के लिए r की वैल्यू आप लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो r की जगह क्या लगाने वाले, xi कैप yj कैप माइनस z k कैप, जो कि कार्तीय समीकरण में x y z आते हैं, और डॉट में क्या है i j k माइनस 3 बराबर 0। तो अब इसका डॉट करें तो x का यहाँ पे इंटू में 1 है तो x i डॉट i 1, y का यहाँ इंटू में 1 है तो y का 1 में y और j डॉट j 1, माइनस z का माइनस k में तो प्लस z और k डॉट k 1 माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस वाई प्लस z माइनस 3 बराबर 0। ये आ गया आपका कार्तीय समीकरण, ठीक है बच्चों। क्योंकि कार्तीय समीकरण में वेक्टर नहीं आते हैं, आई जे के नहीं आते हैं, एक्स वाई जेड आते हैं, तो एक्स वाई जेड आ गया। ये सदिश था तो इसमें आई जे के आ रहे थे, ठीक है। तो जब आपको बिंदु दिए हों और एक सदिश दे रखा हो और आपसे सदिश और कार्तीय समीकरण पूछे समतल का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। जो बिंदु है वहाँ से वेक्टर ए बनेगा, ये सदिश एन कैप वो वेक्टर एन हो जाएगा, इसमें आप लगा दीजिएगा ए की जगह एन की जगह वैल्यू, सदिश मिल जाएगा। कार्तीय पूछे तो आर की वैल्यू लगा दीजिएगा, आपका कार्तीय आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका 5वां सवाल भी समाप्त हुआ है। अब बढ़ेंगे बच्चों 6वें सवाल की ओर, ठीक है। 6वां वो सवाल है, उसको देखते हैं। 6वें सवाल में देखिए क्या दे रखा है। बहुत सिंपल तरीके से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टेंशन ना लें बस, ठीक है।
छठवें सवाल में बच्चों देखिए हमें क्या दे रखा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। छठवें सवाल का पहला पार्ट मैं करा रहा हूं, दूसरा आप स्वयं करेंगे, ठीक है। यहां पर हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु हैं, क्या है बच्चों 1, 1, -1, दूसरा बिंदु है 6, 4, -5, तीसरा बिंदु है बच्चों -4, -2, 3, -4, -2, 3। इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। देखिए 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है बच्चों, x - x1, y - y1, z - z1, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1 बराबर 0। ये होता है। अब इसमें ये वैल्यू लगा दीजिए बस, ये जो है x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए बस आप, x - x1, x1 की वैल्यू 1 है, y - y1 की वैल्यू कितनी है, z - z1 की वैल्यू कितनी है -1, और एक माइनस पहले दे रखा है +1। फिर x2 - x1, x2 - x1, ध्यान रखिए बच्चों 6 - 1, y2 - y1 यानी 4 - 1, ठीक है। और z2 - z1 यानी -5 -1। फिर x3 - x1 यानी -4 -1, y3 - y1 यानी -2 -1, z3 - z1 यानी 3 -1, ठीक है, और बराबर 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको। जो बिंदु दे रखे हैं उन्हें x1 y1 z1 मान लो, ठीक है, और x2 y2 z2 x3 y3 z3 मान लो, और समतल का समीकरण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले, इसमें वैल्यू लगा दो बस। सारणिक आपने पढ़ाई है चैप्टर, वहाँ से इसकी तरह प्रसार करना है बस आपका। तो ये बचेगा x - 1, y - 1 और ये z+1, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5, ये 3, और ये माइनस प्लस का 1 और ये माइनस का 5, 4, यहाँ -5, यहाँ -3 और यहाँ +1 और 3, 4 = 0। अब इसका प्रसार कर देना बच्चों आपको, प्लस माइनस प्लस। तो पहले इसके सापेक्ष करेंगे R1 के सापेक्ष, तो ये फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, 3 चौक 12 माइनस 3 चौक माइनस प्लस 3 चौक 12, फिर माइनस y - 1, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 चौक 20 माइनस 5 का -4 में +20, और एक माइनस प्लस ये तो -20 हो जाएगा, प्लस z+1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 का करेंगे -3 में 15 माइनस 5 का 3 करेंगे -15, और एक माइनस पहले से तो +15 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 12 में से 12 गया तो यहाँ पे ये 0 बचा, y - 1 तो है, 20 में से 20 गया 0 बचा, z+1 तो है, 15 से 15 कट गया 0 बचा, बराबर 0। तो ये पूरा पार्ट क्या आ गया बच्चों, तो 0 आ गया भाई, ये तो पूरा 0 बराबर 0 आ गया। अब क्या करें, तो जब भी कभी आपको ऐसी स्थिति मिले कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए, यानी 0 बराबर 0 आ जाए, तो बच्चों ऐसी स्थिति में समतल के समीकरण का अस्तित्व नहीं होता है। ऐसा कोई समतल ही नहीं है जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 नहीं बनता तो कुछ भी बनता, एक्स वाई की फॉर्म में एक समीकरण आ जाती, वही हमारा जो समतल का समीकरण होता, लेकिन यहाँ पर 0 बराबर 0 आ गया। तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे कि ऐसे समतल का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा समतल है ही नहीं जो इन 3 बिंदुओं से होकर जाए, ठीक है, ऐसा कोई समतल जाता ही नहीं है। लिखेंगे अतः
यहाँ समतल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करना, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है बस। इसी तरीके से आप दूसरा सवाल करेंगे, वहाँ पर जीरो बराबर जीरो आ गया तो उससे तो नहीं है, और नहीं आया तो कोई एक्सेप्ट नहीं कराएगी, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नॉर्मल। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद देखिए सातवां सवाल। सातवां सवाल को देखते हैं बच्चों। सातवें सवाल में एक्चुअली हमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, बहुत सावधानी से, बहुत स्लोली मैं करा रहा हूँ, जो कि देखिए एक तो फॉर्मूले थोड़े से अटपटे हैं और फिर आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, तो क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत हो तो फिर बेकार है। इसलिए मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ, आप हर चीज़ को क्लियर समझ के चलें, और मैं बताते हुए भी चल रहा हूँ, तो आप सुने भी ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7 क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चों। इसमें कह रहा है समतल दे रखा है एक, हमें क्या दे रखा है, समतल x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं सॉरी ये नहीं है, क्या है बच्चों, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 ये है, और काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात करना है। इस समतल द्वारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड की माप हमें निकालनी है। तो आपको वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, समतल का अंतःखंड रूपरेखा का समीकरण, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। तो वहां पर क्या होता था बच्चों, बराबर में 1 होता था, बट यहाँ तो बराबर में 1 नहीं है, तो यहाँ पे पहले बराबर में 1 बनाओ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ बराबर में है उससे दोनों ओर भाग दे दो। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में दोनों ओर 5 से भाग देने पर, तो दीजिए भाई, तो 2/5x, यहाँ y/5, यहाँ z/5, 5/5, इससे ये कट गया। अब देखिए वहां पर जो समतल का समीकरण होता था वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1 होता था, यानी x के और y के और z के जो गुणांक हैं वो भी तो क्या होते थे, 1 होते थे। तो यहाँ पे 1 बनाओ बच्चों। तो क्या करोगे आप, इस 2 को ना बटे में ले जाओ, यानी x/5/2, जो कि इसको वापस सॉल्व करेंगे तो 2 पर ही तो जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही ये y/5 ऐसे ही रहेगा, और ये z/5 भी ऐसे ही रहेगा बराबर 1। अब इसकी तुलना कर दो, इसकी तुलना x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 से करने पर, तो x/a, ये x अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की माप होती है समतल द्वारा, तो ये कितनी आ रही है, 5/2, तो a बराबर 5/2 मात्रक। b जो होती है y अक्ष पर किसी समतल द्वारा काटे गए अंतःखंड की माप होती है, और यहाँ पर कितनी है, 5, तो b बराबर 5 मात्रक। c जो होती है वो z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप होती है समतल द्वारा, और यहाँ पर कितनी है, -5, तो c की वैल्यू आ जाएगी -5। दिस इज योर आंसर। x एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड की माप 5/2, y एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड की माप 5, c पर काटे गए -5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये 7 प्रश्न थे। थोड़ा कंजस्टेड टाइप के क्वेश्चन से, थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं कम ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप इनको पहले ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत हो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर आगे के क्वेश्चन जो है मैं अगली वीडियो में दूंगा और आपकी एक्सरसाइज समाप्त कर दूंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।